नमस्कार, केवी स्टूडियो की इस खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार विधानसभा का चुनाव नज़दीक है। हर तरफ चर्चा, आरोप और प्रत्यारोप का दौर है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसकी चर्चा है। तो आज इसी संदर्भ में मैं गौरव कुमार पाठक आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिनके ऊपर अपनी पार्टी को जिताने की जिम्मेवारी है। तो मिलते हैं पूर्व नगर विधायक सुरेंद्र मेहता जी से। नमस्कार सर, केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोगों को यहाँ हमको बुलाए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तो सर आपका परिचय मांगना सूर्य को दिए दिखाने जैसा है, क्योंकि आपको सभी जानते हैं। फिर भी हम और हमारे दर्शक चाहेंगे कि आप अपने मुखारबिंद से अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। कि हम सुरेंद्र मेहता, पूर्व विधायक बेगूसराय, घर हमारा तेहरा प्रखंड के किरतौल गांव में पड़ता है। 2010 में बेगूसराय से 15 तक विधायक रहे। सर, हम हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या रहा। जहाँ तक परिवार का सवाल है, हम एक बहुत गरीब परिवार से आते हैं जी। हमारे पिताजी खेत मजदूर थे और हमारा लालन पालन उसी परिवार में हुआ। जी जी। हमारी माँ, पिताजी का तो जो गरीबी जिस तरह से जिस परिवार से गुजर रहे थे, जो मजबूरी था, उस मजबूरी में पिताजी का समझ था कि हमारा बेटा, हम इसको पढ़ा नहीं सकते हैं तो इसको कहीं नौकरी चाकरी धरा दो, कम से कम पेट भी तो पालेगा। लेकिन हमारी माँ की इच्छा था कि माता जी का समझ था कि हमारा बेटा कुछ पढ़े लिखे। तो गांव के बगल में एक स्कूल था प्राइवेट, उसी में हमारा दाखिला हुआ और वहीं से हम लोग पढ़े लिखे। सर, आपने गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा है, जैसा कि आपने, और हम सभी जानते हैं कि आप गुदरी के लाल हो। आपने एक सुदूर देहात क्षेत्र से निकलकर विधानसभा तक का सफ़र शुरू जो है सर तय किया। एक ज़मीनी जुड़ाव होता है आप में। हमारे जितने भी हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपसे वो जुड़ाव महसूस करते हैं। सर, आप विधायक रहे, लेकिन हर विधायक का या जो भी नेता होता है वो एक गॉडफादर होता है उसका। तो आपकी राजनीति में कोई ऐसा कोई जिसका जो आपका गॉडफादर हो? देखिए, राजनीति में हमारे पिताजी खेत मजदूर के साथ साथ अपने जीवन काल में कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में थे। और जब हम भी बड़ा हुए तो अपने पिताजी से प्रभावित हुए, खास करके वामपंथ की राजनीति। और वामपंथ की राजनीति में हाई स्कूल का जब हम विद्यार्थी थे जी, तो वहाँ हमारे प्रधानाध्यापक थे गंगोत्री बाबू। तो गंगोत्री बाबू उस वक्त जब हम 8वां क्लास में दाखिला लिए थे उनके स्कूल में, तो उस वक्त फीस लगता था, तो हम फीस देने लायक तो थे नहीं जी। तो उसी क्रम में गंगोत्री बाबू भी वामपंथ की राजनीति से जुड़े हुए थे, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। तो हमारे पिताजी एक कार्यकर्ता थे, उनको मालूम हुआ और हमारे गरीबी पर, मजबूरी पर तरस खा के उन्होंने हमारा फुल फ्री कर दिया, उन्हें फीस माफ़ कर दी। जी जी। जब फीस माफ़ हो गया तो हम लोग के अंदर में आया कि हमारे हेडमास्टर साहब हमको फुल फ्री कर दिए। तो राजनीति में जुड़ाव वहीं से हो जाता है। यानी यूँ कहा जाए तो आप अपने पिता से प्रेरित होकर राजनीति में आए। अच्छा सर, जैसा कि आपने कहा कि आप शुरू में वामपंथ के साथ थे और आपके पिताजी भी कम्युनिस्ट पार्टी से थे। गरीब खेतिहर मजदूरों का उन्होंने आवाज़ बुलंद किया और आपने भी वहीं से शुरुआत की। फिर आपने सर उस पार्टी को कब छोड़ा? देखिए, जब हम हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो कम्युनिस्ट पार्टी में थे।
शुरुआत तो वहाँ से हुई, लेकिन हमको कहीं से नहीं लगा कि देश और राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, देश को आज़ाद करने में, देश को बनाने में जी जी हमारे बहुत से पुरखों ने अपनी कुर्बानी दे दी। जी बिल्कुल। और उनके कुर्बानी पर, उनके कुर्बानी के बुनियाद पर ये देश आज आज़ाद है। आज़ाद हुआ। और देश के लिए वामपंथ की राजनीति में राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति कोई श्रद्धा नहीं हम लोग देख पाए। जी जी नहीं अच्छा लगा। जी जी और हमारे दिल में हमेशा ये रहता था कि खास करके ये लोग देश के बारे में क्यों नहीं सोचता है, राष्ट्र के बारे में क्यों नहीं सोचता। जी जी तो हम जब कम्युनिस्ट पार्टी की ही राजनीति के घूम रहे थे, उसी क्रम में एक राम सागर बाबू है। जी जी ये घर उनका महारथपुर हुआ। जी तो राम सागर बाबू का वो रिश्तेदार रहते हैं बनहरा में। जी और जहाँ बनहरा में उनका रिश्तेदार है वो भी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता है, जी जनार्दन राय। तो उन्हीं के यहाँ हम गए हुए थे, तो राम सागर बाबू से भेंट हुई हमारी। जी जी और उन्होंने जो देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में उन्होंने जो हम लोग को समझाने का काम कर दिया, कुछ ही घंटों में, जी जी राष्ट्र के लिए आपको प्रेरित कर दिया। काफ़ी हमको लगा कि सही मायने में देश और राष्ट्र ये व्यक्ति और राजनीति से सबसे ऊपर है। यानी पहली बार आप वहाँ से राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित हो गए। हाँ, तब लगा हमको कि राष्ट्र के प्रति कुछ करना चाहिए। ये कहाँ से इसका शुरुआत होगा, तो लगा उनसे पूछे हम राम सागर बाबू से, आप कौन हैं। उनका परिचय जब पूछे, परिचय से पता लगा जी कि राम सागर बाबू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जी जी सदस्य थे, मैंने उनके वर्कर थे। एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के रूप में वो काम कर रहे थे। तो राष्ट्र के बारे, देश के बारे में जब वो बताएं तो हमको काफ़ी अच्छा लगा, और हमारा दिमाग वहीं से वो राष्ट्र और देश के प्रति कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। जैसा कि आपको सुनने के बाद ऐसे हम अनुभव कर रहे हैं सर कि शुरू से ही राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने की जो आपके अंदर ललक थी, उस ललक को ही आपने अपने अंदर जीवंत रखा। और कहीं ना कहीं सर गरीब, बेसहारा और सहाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और अपने राष्ट्र को स्वर्णिम इतिहास जोड़कर रहा है राष्ट्र का, उसे पुनः जीवंत करने के लिए आप राजनीति में सक्रिय हुए। ये बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा सर, आपने सिर्फ, अगर आपको राष्ट्र सेवा ही करनी थी, आप अगर समाज के लिए कुछ करना ही चाहते थे, तो आपने भाजपा को ही क्यों चुना? और भी बहुत सारी पार्टियां हैं। देखिए, हम कहे ना कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो भाजपा को छोड़ के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को छोड़ करके देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, वो देश कैसे हमारा आगे बढ़े, देश दुनिया के मानचित्र पर कैसे आगे हो, ये दूसरे किसी राजनीतिक दल में है, भाजपा को छोड़। अच्छा, हम यूँ कहें, आपका ये कहना है कि भाजपा के अलावा जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं तो उनका मुद्दा भले ही गरीबी हो सकता है या बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन वो जो मुख्य मोटो है, एक तरह से समाज का कल्याण कैसे हो, राष्ट्र का हित कैसे हो, ये मुख्य मुद्दा उनका नहीं रहा। आपका क्या यही विचार है सर? जी नहीं, ऐसी बात। देश तभी आगे बढ़ सकता है, और ये देश दुनिया के मानचित्र पर तभी ही आगे बढ़ सकता है जब गरीब गुरबा समाज के माने अंतिम पायदान पर जो लोग खड़े हैं, जब तक उसका विकास नहीं हो, जब तक वो आगे नहीं होगा, वो गरीब गुरबा लोग, ये तमाम के तमाम लोग, सबका बाल बच्चा, बेटा बेटी पढ़ लिख करके ये तालीम जब तक नहीं होगा, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये सोच हमने वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में देखा, भारतीय जनता पार्टी में देखा। अच्छा सर, आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी आज भी हमारे देश जो विश्व का एक अर्थव्यवस्था है, उसमें आज भी हमारे देश को विकासशील श्रेणी में भी बहुत नीचे से देखा जाता है। और हम आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी गरीबी की बात करते हैं, लेकिन आज भी देश से गरीबी खत्म नहीं हुई। क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? देखिए, इसके लिए कोई न कोई व्यक्ति, कोई न कोई महापुरुष इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए आ ही जाएगा। आज देख लीजिए, पिछले दिनों कांग्रेस की हुकूमत रही और उसके कई एक नेता रहे,
और कांग्रेस की जो दुर्गति हो रही है आप सब लोगों के सामने है, सब लोग देख रहे हैं। और उसी क्रम में जब एक महापुरुष नरेंद्र भाई मोदी, वो गरीब का बेटा, इस देश का वागडोर अपने हाथ में लिया, जब वो देश का मुखिया बना, वो जब देश के प्रधानमंत्री बने, तो देखिए इस देश के अंदर गरीब गुरबा किसान इस सबके विकास से के साथ साथ देश और राष्ट्र के लिए जो कुछ हो रहा है देश के अंदर, आज देश का बच्चा बच्चा बोलता है। जी जी हर शख्स बोल रहा है जी जी कि नहीं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जी ये देश आगे बढ़ रहा है। जी और देश में मैंने गरीब गुरबा तमाम समाज को, सब लोगों का वो समावेशी विकास, सब के लिए काम हो रहा है। सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, इस नारे के साथ वो चल रहे हैं, जो सब लोग कबूल कर रहा है। इसमें तो कोई दूर नहीं है, सब लोग मान रहे हैं। जी जैसा कि हम जानते हैं सर कि पहले बरौनी विधानसभा हुआ करता था और उसमें आप तेघरा विधानसभा क्षेत्र से आप खड़े हुए थे पहली बार, और आप उसमें मामूली अंतर से विजेता नहीं बन सके। तो सब जब चुनाव में आप हार गए तो सर मन में निराशा हुई या आप हताश हुए, कैसा लगा सर? देखिए, हम तो पहली दफ़ा जब राष्ट्र और देश के विकास की तमन्ना लिए जी जी आगे बढ़े जी, तो हमारा सबसे पहले बिहार के जो हमारे नेता हैं, एक गरीब गुरुओं के रहबर, बिहार सरकार के आज की तारीख में बिहार सरकार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री माननीय सुशील कुमार मोदी जी से हमारी मुलाकात जी जी, और उन्होंने हमको टिकट देके बरौनी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा दिया। और वो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भी थे। तो चुनाव लड़ाए, बरौनी से कुछ मतों से हार गए, लेकिन हमारे दिल में ये नहीं हुआ कि हम हार गए। आज तो लोग देखते हैं चुनाव हार जाता है तो घर जाके बैठ जाता है, फिर अकेला चुनाव चलाता है, लेकिन हमारे जहनीत में था कि हारना जीतना ये अलग मैटर है, परिस्थिति अलग बनता है। लेकिन उस दिन से हारने के बाद भी हमने भारतीय जनता पार्टी के झंडे को ऊंचाई देने के लिए, उसके ताकत को बढ़ाने के लिए, उसके सर सोच को के लिए यानी मैं काम आपके किया। अंदर इतना जोश था कि आप हार के भी आपने अपने मनोबल को ऊंचा रखा और देश के लिए कुछ कर गुजरने की जो चाहत थी उसने आपको निराश नहीं होने दिया। नहीं, हम कभी निराश हुए नहीं। जी जी हमारे दिल में था जी कि हमको जब भारतीय जनता पार्टी देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर रही है, तो निश्चित रूप से उस अभियान में जी जी हमको खड़ा होना चाहिए, हमको आगे बढ़ना चाहिए। और हम अपने सिद्धांत के लिए, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को मजबूत करने के लिए, उसके झंडे को मजबूत करने के लिए हम लगातार अनवरत चलते रहे, काम करते रहे। सर, जब पहली बार आप बेगूसराय विधानसभा के नगर विधायक बने, जीत कर यहाँ से विधानसभा गए, ऐसे तो सर आप लगातार 5 साल में कई बार विधानसभा गए होंगे, लेकिन जब पहली बार आप विधानसभा पहुँचे तो सर आपको कैसा अनुभव हो रहा था? वो पल आपके लिए कैसा लगा? देखिए, दिल में ये था कि हम भी समाज के लिए, इस देश के लिए कुछ करें। और जब हम जीत करके गए थे, हमारे जहनीत में था कि जिस दिन जो जनता हमको वोट किया है, जो यहाँ तक पहुँचाया है, उसके हक और अधिकार की लड़ाई हम लड़ें, उसके लिए काम करें, उसके विकास की बात करें। और हमने बखूबी किया। और हम अभी अपने से कहते हैं तो अच्छा नहीं लगता। जी जी, ये जनता बोल रही जी, है पूरे क्षेत्र के अंदर। जी, ये चर्चा का विषय तो जरूर है, आज लोग चर्चा कर रहे हैं जी जी, कि नहीं, सुरेंद्र मेहता जो आया तो विकास का काम किया। और हमको कहने में ये कोई गुरेज नहीं है। 5 साल के अंदर जो विकास का कार्य हुआ, वो कुल 184 करोड़ रुपये की लागत पर हमारे क्षेत्र में विकास का कार्य। ऐसा सर सुनने में आया है, और मैं जहाँ तक मैं भी जानता हूँ कि सिर्फ भाजपाई नहीं सर, गैर भाजपाई लोगों की भी आप जुबा पे हैं, आपको वो भी पसंद करते हैं। कैसा अनुभव करते हैं सर कि जब एक आम आदमी
आपको बहुत ही प्यार से देखता है, आपके साथ खड़ा होता है, सो तो आप अपने आप को कैसा अनुभव करते हैं सर? देखिए, जब चुनाव हम जीते, चुनाव जीतने के बाद हम सब के हुए, हमारे जहनियत में कभी ऐसा नहीं रहा कि हम किसी दल के हो जाएं। हम जब जीते तो तमाम लोग जो हमारे दल के थे वो भी, नए दल के थे वो भी, आम लोग जिस किसी ने भी सुरेंद्र मेहता को याद किया, सुरेंद्र मेहता वहाँ उसको हाजिरी देने का काम किया और हमने खुल्लम खुल्ला कह दिया था कि हम विधायक आपके हुए, आपके जनप्रतिनिधि, आपके सेवक हुए, आप हमको खोजने के लिए हमारे घर पर मत जाइए, बेगूसराय में मत टहलिए, आप मोबाइल पर रिंग कर दीजिए सुरेंद्र मेहता को, सुरेंद्र मेहता तुम्हारे चौकट पर हाजिरी देने का काम करेगा और हमने बखूबी करने का काम। जी जी, मतलब ऐसा सुनने में आया कि आप उन्हें किसी भी चीज, मतलब कभी भी एक फ़ोन कर दीजिए, वो हर समय जनता के बीच में रहते हैं। और मैंने देखा है कि अगर एक कॉल भी आपको आया तो आप अविलंब मतलब पूरा प्रयास करते हैं कि वहाँ तक पहुँचा जाए। तो सर ये तो आपका बड़प्पन है सर। सर आगामी विधानसभा कि पिछले विधानसभा में आप विजेता रहे और फिर हमारा जो बिहार राज्य में विधानसभा का चुनाव सामने है, तो जो पूर्व के जो विधानसभा रहे उसमें आप उपविजेता थे। उस समय आपकी अलायंस जदयू के साथ नहीं थी, उस समय नीतीश जी के साथ आप नहीं थे और अलग होकर आपने चुनाव लड़ा। उस समय महागठबंधन में नीतीश जी थे और चुनाव के नतीजे कुछ और हुए। लेकिन आज जब पुनः एक बार जदयू और भाजपा का गठबंधन है और नीतीश जी आपके साथ हैं और आज पुनः आप चुनाव जो है होने वाला है, इसमें भाजपा को सर आप जो चुनाव परिणाम आएंगे उसमें भाजपा को कहाँ पाते हैं सर? देखिए, अभी एनडीए का गठबंधन है। जी जी, इसमें बिहार में खास करके भारतीय जनता पार्टी, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी, ये तीनों का गठबंधन यहाँ मजबूत है। और इस बार जो चुनाव होना है, जी जी, चुनाव तो 15 साल जो जंगल राज था, जी जी, लोगों को याद तो वही दिलाया जाए जी जी, कि नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में भी जी अभी सरकार है। पिछले दिनों भी जी, 1 साल छोड़ दे दिए जी, तो पिछले दिनों भी सरकार में उलझ रहे। जी, लेकिन ये 15 साल जो जंगल राज था, जंगल राज के खिलाफ जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में, सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चली, जी, उसका परिणाम जनता के बीच में है और जनता इसको बखूबी जानती है। जी, और इस बार जो चुनाव होना है, जी, एनडीए अजय बहुमत के साथ बिहार में जीत करके अपना सरकार बनाने वाले। जी जी, शुभकामना रहेगी सर। सर जो सामने विधानसभा है, आप अपनी पार्टी के बड़े लीडर हैं, तो जो चुनावी घोषणा पत्र होगा तो बेगूसराय विधानसभा के लिए सर मुख्य विषय के मुद्दे क्या रहेंगे सर? जो मुख्य मुद्दे रहेंगे विषय के जो आगामी विधानसभा के लिए, उसमें आपके मुख्य विषय के मुद्दे क्या रहेंगे? अच्छा देखिए, बेगूसराय विधानसभा और बेगूसराय जिला कहिए उसको। जी जी, अरे हम बेगूसराय विधानसभा रहे लिए जिला कहिए, बेगूसराय जिला के लिए जो अभी हमारे सांसद हैं गिरिराज जी, जी जी, उससे पहले भोला बाबू सांसद थे और एक सांसद के रूप में उन्होंने काम किया। और भारत सरकार के मुखिया माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बेगूसराय को जो मिला, जी जी, बेगूसराय को जो विकास का जो हो रहा है, कोई कहता था कि ये फर्टिलाइज़र होगा, सब बेगूसराय का एक एक सब लोग, सब दल के लोग, सब लोग निराश हो गया था कि अब ये फर्टिलाइज़र हमारा जीवित होने वाला नहीं। तो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में वो फर्टिलाइज़र जिंदा हुआ। अब देख लीजिए वो 6 लेन पुल जो बेगूसराय होते हुए वो खगड़िया की तरफ जाता जी है, जी, ये सारा बेगूसराय को सबसे ज़्यादा उसका लाभ मिला। जी जी, और उसमें बेगूसराय विधानसभा भी अछूता नहीं है, जी, उसका लाभ उसको भी मिला है। और बड़े पैमाने पर लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एनडीए गठबंधन के साथ है और बेगूसराय में भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन अजय बहुमत से जीत हासिल करेगा। और हम तो आपको कहे कि जहाँ भी जाइए, जिधर भी जाइए, बेगूसराय में एक ही आवाज़ है और वो आवाज़ जनता जो चाह रही है, जनता जो डिमांड कर रही है, वो उसको होना है। इसलिए अच्छा सर, जो भी हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं, बेगूसराय के जो हमारे
लोकतंत्र के जो कह सकते हैं जनार्दन हैं, जो आपको सुन रहे हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे सर? उनसे यही अपील करना चाहें, हम तो पुनः उनसे कह रहे हैं, पुनः आग्रह कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आपने हमको 5 साल देखा है, जी जी, हमने 5 साल आपका सेवा करने का काम किया है, और पुनः इस बार हम उनसे 5 साल फिर मांग रहे हैं कि फिर बेगूसराय के विकास के लिए, बेगूसराय की उन्नति के लिए आप हमको फिर से अपना सेवक चुनिए, फिर से हम आपके हक और अधिकार की लड़ाई में अपना योगदान देने का काम करेंगे, फिर हम आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके आपके हित में, आपके विकास में, आपके हक और हकूक़ की लड़ाई में साथ रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि भाजपा के बारे में विपक्ष मुद्दा बनाते हैं कि ये तोड़ने की राजनीति करती है, लोकतंत्र कमज़ोर हुआ है, ये बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं। मेरा सर मानना है कि इसमें आप कहाँ देखते हैं भाजपा की सरकार या आरएसएस, ये जो जिसके बारे में आपने बात किया, तो लोकतंत्र, जिस लोकतंत्र की बात की जाती है सर, लगभग सभी बात करते हैं, तो आदर्श लोकतंत्र आपके शब्दों में क्या है सर? देखिए, ऐसे विपक्ष भी लोकतंत्र में सत्ता का एक हिस्सा हो, जी जी, वो भी सत्ता का एक अंश माना जाता है। लेकिन अभी का जो स्थिति है, अब विपक्ष, उसके पास अब कुछ है नहीं। अभी जो राजनीति है जी जी, बिहार के अंदर और देश के अंदर, विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, और अगर कुछ होता तो कहने के लिए देख लीजिए, जिसको जो मनाया बोल दिया। अभी देख लीजिए तेजस्वी जी विपक्ष के नेता, जी जी, तो तेजस्वी जी अभी कहते हैं, अभी कीचड़ मने तोहमत लगाते हैं नीतीश कुमार जी पर, तोहमत लगाते हैं कभी केंद्र सरकार पर। जी, ये बताइए, जी जी, हम आप ये तमाम जो गरीब गुरबा है, जिसको नहीं पता है, वो तो बोलेगा, तो उसके यहाँ जब बोलेगा तो हो सकता है। लेकिन आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि जो तेजस्वी जी, बताना तो पड़ेगा नहीं, 15 साल के अंदर में जी, क्या कुछ नहीं हुआ, और जो हुआ समाज के अंदर, ये बताइए, बोलने का अधिकार है सर? तो मैंने कुछ दिन पहले अखबारों के माध्यम से देखा, तेजस्वी जी ने खुद कहा कि उस 15 साल के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है, मुझे आगे इसके लिए जो है आगे का जो विधानसभा है उसमें एक बार मौका दें। तब देखिए, अगर आपको अगर कुछ करना है तो वो चालाकी मत कीजिए जी, राजनीति जो है जी, चरित्र से होता है, चालाकी से नहीं होता। जी सर, आप चूँकि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, सभी आपको देख रहे हैं सर, किस तरह के आदर्श समाज की परिकल्पना आप करते हैं? कैसा समाज चाहिए? देखिए, हम लोग भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे जी, और उन्होंने कहा था कि समाज के अंतिम पायदान पर जो लोग खड़े हैं, उसका विकास, उसका बाल बच्चा पढ़े लिखे, और उन्होंने कहा कि जब तक वो पढ़ लिख करके तालीम नहीं होगा, जब तक उसका विकास नहीं होगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक इस समाज को चलाना संभव नहीं, समाज आगे नहीं जा सकता है। और जब वो पढ़ेगा लिखेगा, वो आगे बढ़ेगा, उसका विकास होगा, तो इस समाज के अंदर में स्वतः प्रेम, सद्भाव, भाईचारा स्थापित होगा। तो वो ऐसा समाज हम लोग भी चाहते हैं जिस समाज में प्रेम, सद्भाव, भाईचारा हो, सब लोग एक साथ मिल कर के रहें, एक बन के रहें, और सबका विकास हो, सबका उन्नति हो। इसी समाज की परिकल्पना हम सब करते हैं, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो परिकल्पना की थी, हम तमाम लोग उस समाज की बाट जो भी रहे हैं, और उस दिशा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए रास्ते पर आज नरेंद्र भाई मोदी चल रहे हैं, देश की केंद्र की सरकार चल रही है, और सब लोगों की समझ है कि पूरे देश ही नहीं, पूरे दुनिया के अंदर प्रेम, सद्भाव, भाईचारा पैदा हो, सब लोग एक साथ मिल करके चलें, सबका विकास हो। कोरोना वैश्विक महामारी में सर, जहां पर संपूर्ण मानव जीवन पर संकट मंडरा रहा है सर, और भारत भी से अछूता नहीं है, तो कोरोना महामारी जो वैश्विक महामारी है सर, इसको आप समाज के लिए
इसमें मानव जाति को बचाने के लिए आपका क्या योगदान रहा है? हम लोग सब लोगों से कहना चाहेंगे, आम लोगों से कहना चाहेंगे कि इसमें जो सरकार का नियम है, सरकार ने जो नियम तय किया है ये लॉकडाउन में, उसका 100% पालन हो, सब लोग उसका पालन करें और ये महामारी निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये ख़त्म होगा, इसको ख़त्म होना है। लेकिन अभी तत्काल सब लोगों का वो सामाजिक दूरी, डिस्टेंस बना के रखना और उस सरकार के लॉकडाउन को अच्छी तरह से पालन करना अपने जीवन में, ये सब के लिए मानवता की सेवा है, मानवता के लिए ये करना ही पड़ेगा सब। जी जी। केबी स्टूडियो जिसने विगत 2 महीने से सर समाज में योगदान करने वाले या विविध क्षेत्रों में जिन्होंने एक नया मुकाम पाया है, जिन्होंने एक मिसाल पेश की है संपूर्ण समाज के लिए, उसे एक मंच दिया है, तो आप केबी स्टूडियो के संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आपके मंच को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपसे आग्रह भी करते हैं कि आप इसी तरह से गरीब गुरबा गांव ग्राम समाज में जाइए, उसके समस्या को आप उजागर कीजिए। लोकतंत्र के आप भी बहुत बहुत मजबूत स्तंभ हैं और आज की तारीख में तो आपके बगैर ये समाज को चलाना संभव नहीं होगा, नहीं चल सकता इसमें। इसलिए आप इस जनतंत्र में जनता की समस्या को इसी तरह से रखने का काम कीजिए और आने वाले दिनों में अगर आप इस तरह से करते रहे तो आपका वो जो मंच है ये आगे बढ़ेगा। और हम कामना करते हैं, ईश्वर से भी कामना करना चाहेंगे, ईश्वर से भी कामना करते हैं कि आपका मंच आगे बढ़े और आप जनतंत्र के मजबूत स्तंभ हैं और आपके इस मंच को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर हमारे इस खास कार्यक्रम में कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में शामिल हुए। केबी स्टूडियो की ओर से आपको बहुत बहुत आभार। आप राजनीति में एक नया मुकाम पाएं, ऐसी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए।